दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट टैक्स प्लान के बारे में। ये एक ईएलएसएस फंड होता है दोस्तों। ईएलएसएस फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पर आप पैसा लगाकर अपना सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज यहां पर याद रखनी है, जो भी पैसा आप ईएलएसएस फंड्स में डालते हैं वो आपका 3 साल तक के लिए लॉक इन हो जाता है, यानी कि वो पैसा आप 3 साल तक नहीं निकाल सकते हैं। और इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, जो इन्वेस्टर्स जनरली गलती करते हैं कि जो 3 साल के लिए लॉक इन होता है वो आपकी हर एसआईपी लॉक इन होती है। मान लीजिए आप 1 अप्रैल को कोई एसआईपी कराते हैं तो वो 3 सालों के लिए लॉक इन होगी। उसके बाद 1 मई को आपकी दूसरी एसआईपी कटेगी तो वो भी 3 सालों के लिए, यानी 1 मई 2022 से लेकर 1 मई 2025 तक के लिए लॉक इन होगी। तो ऐसे करके ये सिस्टम काम करता है। तो आज दोस्तों हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वांट टैक्स प्लान के बारे में। इस फंड ने काफी अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दी है, लेकिन रिस्क भी ये ज्यादा लेता है। तो हम देखेंगे किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आइए देख लेते हैं दोस्तों वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर खुलवा सकते हैं। वहीं दोस्तों इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो जनवरी 2013 में इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। फंड मैनेजर्स की बात करते हैं तो मिस्टर अंकित पांडे और मिस्टर वस सहगल, लगभग जितने भी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स हैं उन सभी को यही दो लोग मैनेज कर रहे हैं। और जब से इन लोगों ने इस फंड्स को मैनेज करना शुरू किया तब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर सारे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के जो जितने भी फंड्स हैं वो दिखा रहे हैं। तो ये लोगों ने मई 2020 और जून 2019 में इन फंड्स को ज्वाइन किया है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी फंड साइज की बात करें तो सिंस ये एक छोटा म्यूचुअल फंड हाउस है और बहुत ज्यादा लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसका जो फंड साइज है वो सिर्फ 855 करोड़ के आसपास का चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी यहाँ पर मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे, तो दोस्तों देखिए जितने भी ईएलएसएस फंड्स होते हैं उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि वो कितना पैसा लार्ज मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि जो सबसे ज्यादा पैसा है ये लार्ज कैप में लगा रहा है अभी 63%, मिड कैप में 22% और स्मॉल कैप में 12%। तो अब इस फंड ने धीरे धीरे अपना जो रिस्क है उसको कम करना शुरू किया है। आज से 6 महीने पहले जब हमने इस वीडियो में बात की थी तो लार्ज कैप कंपनीज में ये कंपैरेटिवली 30-40% ही पैसा लगाता था और स्मॉल कैप में और मिड कैप में ज्यादा पैसा लगाता था। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे मार्केट करेक्ट होना शुरू हुई है, इस फंड ने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है उसको भी थोड़ा चेंज किया और थोड़ा सेफर साइड पे ये फंड अभी जाता हुआ दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी यहाँ पर एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो काफी कम एक्सपेंस रेशो है, सिर्फ 0.57% की एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो 0.79% के आसपास की कैटेगरी एवरेज है। तो एक अच्छी एक्सपेंस रेशो आप इसको मान सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एग्जिट लोड की तो यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है, सिंस जो भी पैसा आप इस फंड में डालते हैं वो 3 सालों के लिए लॉक्ड हो जाता है और आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। तो एग्जिट लोड यहाँ पर कोई भी नहीं लगता है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिस्क रेशोज पे यहाँ पर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन 24.8 है, शार्प रेशो 1.26 और टर्नओवर रेशियो 232% के आसपास की। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 17.1 चल रहा है, शार्प रेशियो 0.98 और टर्नओवर रेशियो 105% के आसपास है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी किसी फंड में। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी रिटर्न्स के मामले में काफी ज्यादा दिख रही है 24.8, तो यानी कि काफी वॉलेटाइल इसकी रिटर्न्स रहती हैं। शार्प रेशो की बात की जाए तो शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बता रहा है कि एक फंड कितनी ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि जो वो रिस्क अपने पोर्टफोलियो में ले रहा है उसके अकॉर्डिंग कितनी रिटर्न। तो यहाँ पर शार्प रेशो काफी अच्छी दिख रही है। टर्नओवर रेशो इसकी काफी हायर साइड पे दिखती है 232% के आसपास। टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में कितने ज्यादा चेंजेस करते हैं, और जितनी ज्यादा ये होती है यानी कि वो फंड बहुत ज्यादा चेंजेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज को बाय और सेल कर रहा है। तो टर्नओवर रेशो जितने भी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउसेस के फंड्स रहे हैं उनकी एक हमेशा मुझे नेगेटिव साइड लगी है, 232% के आसपास की टर्नओवर रेशो यहाँ पर है। तो यानी कि ये
ये फंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में फ्रीक्वेंटली चेंजेस करता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं उनके लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव बात ये हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसकी सेक्टर एलोकेशन पे बात कर लें तो सर्विस, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स और मेटल एंड माइनिंग सेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं कंपनीज पे अगर इसकी बात करें तो कंपनी की इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तरफ आईटीसी, एसबीआई, एलएनटी जैसी बड़ी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है और दूसरी तरफ आईआरबी इंफ्रा, एचएफसीएल, अदानी पोर्ट्स जैसी बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनीज इसने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। तो रिसेंटली इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में ये एक चेंजेस किए, ये एक स्ट्रेटेजी इसने अपनी चेंज की है कि ये अपने पोर्टफोलियो को एक कुशन देने के लिए आईटीसी, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एलएनटी ऐसी एक स्टेबल कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड करके छोड़ दिया है और साथ में इसने बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज, अदानी की कंपनीज, उसके अलावा एचएफसीएल, आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनीज को पोर्टफोलियो में शामिल किया है। तो ये एक इसने अपने पोर्टफोलियो को कुशन देने की कोशिश की है 3-4 अच्छी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज को पोर्टफोलियो में ऐड करके। तो ये फंड रैपिडली अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसको चेंज कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से ये फंड आगे 6 महीने चलने वाला है, क्या ये कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में आगे 6 महीने रहने वाली है। हालांकि 5-6 महीने से लगभग इसकी ये वाली कंपनी सेम दिखती हैं। तो अगर 6 महीने आगे भी ये इसी पोर्टफोलियो को बनाए रखता है तो यानी कि फंड एक अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी कंपनी यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों रिटर्न्स पे इसकी अब अगर हम बात कर लें तो काफी अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिली है इस फंड ने। 10,000 रुपए अगर आपने इसकी इंसेप्शन में लगाए होते तो वो 10,000 रुपए 61,000 के आसपास हो गए हैं। 5 सालों में 10,000 रुपए की लागत आपकी 30,000 के आसपास हो गई है। 3 सालों में 25,000 और 2 सालों में 34,000 के आसपास यहाँ पर रिटर्न्स इसने दिए है। तो रिटर्न्स में कोई किसी टाइप की कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लगातार ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने जितने भी और ईएलएसएस फंड्स हैं उनको लगातार ये बीट करते हुए आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि पिछले 2-3 सालों से ही ये फंड परफॉर्म करने लगा है। उससे पहले तक जब तक इसके फंड मैनेजर कोई और हुआ करते थे तब तक ये फंड ऐसा परफॉर्म नहीं करता था। पिछले 2 सालों में जब से ये बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगा है तब से ही ये फंड परफॉर्म करने लगा है। तो एक कंसिस्टेंसी अभी भी इस फंड के पास नहीं है। एसआईपी पे रिटर्न्स पे बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों काफी अच्छी रिटर्न्स है। 33% के आसपास के रिटर्न 5 सालों में, 3 सालों में 50% के आसपास की रिटर्न्स। तो रिटर्न्स के मामले में दोस्तों देखिए काफी अच्छा ये फंड कर रहा है, लेकिन वही चीज है कि रिस्क बहुत ज्यादा है और कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की जो रिटर्न्स है उसको इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर लगातार ये जो इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स है उसको 5 सालों में बीट किया है। चाहे आप 5, 3, 2 और 1 सालों की रिटर्न्स देखते हैं तो हमने जब आज से 6-8 महीने पहले ये वीडियो की थी तब भी ये लगातार ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था और अभी भी ये यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए जितने भी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के फंड्स हैं वो सारे ही फंड्स ये सेम फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं और लगभग सेम फंड्स की सेम स्ट्रेटेजी रहती है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर आपको क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के किसी फंड में इन्वेस्ट भी करना है तो आप क्वांट टेक्स प्लान में इन्वेस्ट ना करके क्वांट एक्टिव या क्वांट स्मॉल कैप जैसे फंड्स के बारे में सोचिए, क्योंकि यहां पर आपका जो पैसा है वो 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है और क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो काफी ज्यादा रिस्क लेने वाले फंड्स हैं। तो यहां पर अगर आप निकलना भी चाहेंगे तो 3 साल तक आपका पैसा लॉक्ड इन होगा और आप निकल नहीं पाएंगे। तो बेटर है कि आप उन फंड्स में इन्वेस्ट करें जो जहां पर आप जब चाहे पैसा निकाल सके। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रिस्क लेकर चलता है। तो ये स्ट्रेटेजी आने वाले टाइम में जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती है अगर, तो बहुत ज्यादा ये हानिकारक भी साबित हो सकती है। तो मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर ये वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।